हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का सेकेंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूं और इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यूनिट थर्ड से संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंतिम अंग था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बताया था। अब यूनिट थर्ड के अंतर्गत जो लास्ट टॉपिक है नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड आर्डर। आज मैं इस न्यू वर्ल्ड आर्डर के बारे में बताने जा रहा हूं कि न्यू वर्ल्ड आर्डर है क्या। इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि नई विश्व व्यवस्था क्या है। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर, समझते हैं वर्ल्ड सिस्टम को, वर्ल्ड आर्डर को। वर्ल्ड आर्डर क्या है? जैसा कि समय समय पर हमारे विश्व में या इस संसार में कई व्यवस्थाएं विद्यमान रही हैं। जब से विश्व का उदय हुआ है तब से समय समय पर विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं विद्यमान रही हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप से हम विश्व व्यवस्था का अध्ययन वेस्टफेलिया के संधि से करते हैं जो 1648 में हुई थी। 1648 में वेस्टफेलिया की संधि होती है और इसी संधि से हम व्यवस्थित विश्व व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो हम समझते हैं पहले कि व्यवस्था क्या होती है या विश्व व्यवस्था क्या होती है। विश्व व्यवस्था का तात्पर्य होता है कि शक्ति और अधिकार यानी कि पावर और अथॉरिटी किसके हाथ में है, कौन कौन से देश शक्तिशाली हैं, कौन कौन से देश कमजोर हैं और उनकी विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं क्या है, इन सभी भूमिकाओं का हम अध्ययन करते हैं। तो एक व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं कि किस देश की कैसी स्थिति है, तो अपनी उस देश के उस स्थिति के हिसाब से हम उसका स्थान रखते हैं, उसका स्थान रखते हैं और उसको सम्मान देते हैं। तो विश्व व्यवस्था का आशय शक्ति और अधिकार की उस व्यवस्था से है जो वैश्विक स्तर पर कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का संचालन करता है। यानी कि विभिन्न देशों के जो आपसी संबंध होते हैं, कूटनीति के माध्यम से जो आपसी संबंध निर्धारित करते हैं और विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक संबंध होते हैं, इन सभी संबंधों का अध्ययन इस विश्व व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि विश्व व्यवस्था का तात्पर्य यही है कि विश्व के समस्त देश अपने आपसी संबंधों का संचालन कैसे करते हैं, राजनीतिक संबंधों का संचालन कैसे करते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक वगैरह विभिन्न नीतियों का संचालन कैसे करते हैं। तो इस विश्व व्यवस्था के अंतर्गत कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसे उपनियम होते हैं, कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, कुछ ऐसे मानदंड होते हैं जिसका पालन सभी देशों के द्वारा किया जाता है, और यही जो शक्ति होती है, यही राजनीति होती है, यही प्रभावशाली होती है और सभी राजकर्ता इस शक्ति के आधार पर ही अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं विद्यमान होती है तो उन व्यवस्थाओं का नियंत्रण विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, और यह जो विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं यह विभिन्न प्रकार के व्यवहार और वार्तालाप को निर्धारित करती हैं। हम विश्व व्यवस्था को पर्यावरण, व्यापार, सुरक्षा और मानवाधिकार आदि वैश्विक रूपों के संचालन के लिए एक यंत्र के रूप में समझ सकते हैं। यानी विश्व व्यवस्था को हम किसके रूप में समझ सकते हैं? एक यंत्र के रूप में समझ सकते हैं, एक मशीन के रूप में समझ सकते हैं। जिस प्रकार से मशीन की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं और उस मशीन में विभिन्न पार्ट होते हैं, उस मशीन का कोई पार्ट हम निकाल दें तो सिस्टम कार्य नहीं करेगा, तब फिर मशीन का सिस्टम कार्य नहीं करेगा। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं होती, इसी तरह से हम देख सकते हैं कि यदि कहीं सभा होती है या कहीं मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में विभिन्न लोग एकत्रित होते हैं और विभिन्न लोगों का स्थान अलग अलग होता है। कुछ लोग कुर्सी पर बैठते हैं, कुछ लोग जमीन पर बैठते हैं, कुछ लोग साधारण कुर्सी पर बैठते हैं। जैसे हम संसद की व्यवस्था को ले सकते हैं, संसद में देखते हैं कि अध्यक्ष जो होता है, संसद का जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह कुर्सी पर बैठता है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग होते हैं वह आगे आगे बैठते हैं, कुछ अगल बगल बैठते हैं, फिर कुछ पीछे बैठते हैं। तो सबकी व्यवस्थाएं निर्धारित होती हैं, सबकी सीट निर्धारित होती है। विरोधी पार्टी के लोग अलग बैठते हैं, सत्ता पक्ष के लोग अलग बैठते हैं। तो ये संसद की व्यवस्थाएं होती है, लोकसभा की व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था के अनुसार अध्यक्ष जो होता है वह कार्रवाई करता है। और इसी तरह से विश्व में कई राष्ट्र होते हैं और सभी राष्ट्रों का अपना अपना स्थान होता है, अपना अपना प्रभुत्व होता है। जैसे कि इस समय हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व में कितने राष्ट्र हैं? 193 राष्ट्र हैं, 193 राज्य हैं
और यह 193 राज्य मान्यता प्राप्त हैं। इनको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। बाकी इसके अलावा भी राज्य हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान नहीं की गई है। तो ये जो 193 राष्ट्र हैं, तो हम इस व्यवस्था के अंतर्गत, विश्व व्यवस्था के अंतर्गत यह देखते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों की स्थिति क्या है, कौन पिछड़े देश हैं, कौन अति पिछड़े देश हैं, कौन विकसित देश हैं, कौन अल्प विकसित देश हैं, कौन पूंजीवादी देश है, कौन समाजवादी देश है, कौन साम्यवादी देश है, कौन उपनिवेश है, कौन देश उपनिवेश है, और पूरे विश्व के सिस्टम को कौन नियंत्रित कर रहा है, विश्व के सिस्टम को कौन नियंत्रित कर रहा है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो पूरे विश्व की आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। तो हम इसी सब बातों का अध्ययन विश्व व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं कि सबकी कैसी व्यवस्थाएं हैं। जैसे हम देख सकते सबकी कैसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे हम विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं। व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट, व्यवस्था का मतलब अरेंजमेंट, यानी कि हमारा जिस तरह से हमारे बॉडी की, यानी कि जिस तरह से हमारे बॉडी की सिस्टम होती है, बॉडी की भी व्यवस्था होती है, विभिन्न अंग होते हैं, सबका अपना अपना अलग महत्व होता है। इसी तरह से विश्व में भी जितने राज्य होते हैं और इसी तरह से विश्व में भी जितने राज्य हैं, सबका अलग अलग महत्व है, सबका अपना अलग अलग महत्व है और सबके अपने अपने कार्य हैं। और जो विश्व व्यवस्था संचालित होती है वह सहयोग और सामंजस्य के आधार पर संचालित होती है। तो हम देखते हैं कि हमारे 400-500 वर्षों के इतिहास में, 400-500 वर्षों के इतिहास में, यानी कि 1648 से लेकर अब तक 2024 चल रहा है वर्तमान में, अब तक 2024 तक, तो अब तक के इतिहास में विभिन्न प्रकार की विश्व व्यवस्थाएं विद्यमान रही हैं, विभिन्न प्रकार की विश्व व्यवस्थाएं विद्यमान रही हैं। हालांकि वेस्टफेलिया की संधि जो 1648 में होती है, इसके पहले भी व्यवस्था थी, लेकिन उतनी चेतना का अभाव था, अध्ययन का अभाव था। राजतंत्री शासन प्रणाली हुआ करती थी, कहीं कहीं गणतंत्री शासन प्रणाली हुआ करती थी, लेकिन विश्व व्यवस्था का जो व्यवस्थित अध्ययन किया गया वो 1648 के पश्चात ही किया गया, जब वेस्टफेलिया की संधि होती है। तो हम 1648 से लेकर अब तक 2024 तक के काल को कई विश्व व्यवस्थाओं में बांट सकते हैं। जैसे पहला है वेस्टफेलियन विश्व व्यवस्था, दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो विश्व व्यवस्था उत्पन्न होती है, और तीसरा है द्वितीय विश्व युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो व्यवस्था उत्पन्न होती है। और उसके पश्चात चौथा है शीतोत्तर युद्ध व्यवस्था, या 1990 के बाद की विश्व व्यवस्था, 1990 या 1991 के बाद की विश्व व्यवस्था। तो पूरे इस व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो आइए थोड़ा बहुत प्रकाश डालते हैं विभिन्न विश्व व्यवस्थाओं के ऊपर। जैसे वेस्टफेलिया की संधि, वेस्टफेलियन व्यवस्था, यह वेस्टफेलियन संधि क्या होती है, या वेस्टफेलियन व्यवस्था क्या होती है। जैसा कि 1648 के पहले विभिन्न छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व होता है, और यूरोप में युद्ध चलता रहता है, और 1618 से लेकर 1648 तक यह लगभग 30 वर्ष का काल होता है, और 30 वर्ष तक विभिन्न यूरोपीय राष्ट्र आपस में लड़ते रहते हैं। कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र में शांति नहीं रहती है, हमेशा संघर्ष का माहौल होता है। लेकिन जब ये संघर्ष करते करते उब जाते हैं, तो अंततः आकर 1648 में संधि करते हैं, विभिन्न देशों के द्वारा संधि की जाती है। यह वेस्टफेलिया जो होती है जर्मनी में स्थित है, तो जर्मनी में वेस्टफेलिया शहर में विभिन्न राज्यों के शासकों की बैठक होती है, और उस बैठक में कुछ व्यवस्थाएं तय की जाती हैं। उस मीटिंग में कुछ संधियां की जाती हैं, शांति वार्ता किया जाता है, समझौता किया जाता है, और सबके अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। तो वेस्टफेलिया संधि के पश्चात जो व्यवस्था आती है, उस व्यवस्था को हम कहते हैं वेस्टफेलियन विश्व व्यवस्था। इस वेस्टफेलियन विश्व व्यवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे पहला है संप्रभुता। जैसा कि आप जानते हैं संप्रभुता के बारे में आप पढ़ चुके हैं, और मैंने इस पर वीडियो भी बना रखा है। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। संप्रभुता का मतलब होता है, कोई राज्य संप्रभु जब होता है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि वह राज्य
बाह्य मामलों में, आंतरिक मामलों में, अपने बाह्य मामलों में और आंतरिक मामलों में वह स्वतंत्र है, कोई राष्ट्र उसको नियंत्रित नहीं कर सकता है। जैसे भारत संप्रभु राज्य है, तो भारत की संप्रभुता को कोई भंग नहीं कर सकता है। भारत अपने नीतियों के मामले में, चाहे वह बाह्य रूप से हो चाहे आंतरिक रूप से है, स्वतंत्र हो। तो वेस्टफालिया के पश्चात जो विभिन्न राज्यों का अस्तित्व जो होता है, वह राज्य संप्रभु हो जाते हैं, यानी कि प्रत्येक राज्य में संप्रभुता स्थापित हो जाती है। कोई राज्य दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। छोटे छोटे राज्य, विभिन्न राज्यों का अस्तित्व हो जाता है और वह क्षेत्रीय अखंडता का पालन करने लगते हैं। क्षेत्रीय अखंडता का यह मतलब होता है कि प्रत्येक राज्य को अपने क्षेत्र और सीमाओं को नियंत्रित करने का अधिकार होता है, यानी कि जो इनका क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को नियंत्रित ये कर सकते हैं और उस क्षेत्र में अपना प्रशासन चला सकते हैं, उस क्षेत्र को अपने अधीन कर सकते हैं। तो क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। गैर हस्तक्षेप, और समझौते में यह भी बात कही जाती है कि कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, कि कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी दूसरा राज्य किसी भी दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। वह अपने आंतरिक मामलों में किसी प्रकार की नीतियां बनाए या कैसी भी बनाए, वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह बातें उस वेस्टफालिया की संधि में नियत की जाती हैं, जिसके तहत सभी राज्य अपना शासन करने लगते हैं, अपने अखंडता संप्रभुता का पालन करने लगते हैं और कोई भी राज्य दूसरे राज्य के नीतिगत मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। केवल आंतरिक मामलों में ही नहीं, वह बाह्य मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, जब तक कि उनकी संप्रभुता और एकता प्रभावित न हो, उनके राज्य की एकता और अखंडता को संकट उत्पन्न न हो। जैसा कि हम देखते हैं कि 1648 के पश्चात जो यूरोपीय देश होते हैं, जैसे कि नॉर्वे होता है, स्वीडन होता है, स्पेन है और हॉलैंड है, पुर्तगाल है, ब्रिटेन है, विभिन्न यूरोपीय देश होते हैं। यह यूरोपीय देश जो होते हैं विभिन्न देशों में व्यापार करने लगते हैं, दक्षिण अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, एशिया के कुछ कंट्री में ये व्यापार स्थापित करने लगते हैं। और जब व्यापार स्थापित कर लेते हैं तो ये वहां पर उपनिवेश भी स्थापित कर लेते हैं, उस देशों को अपने अधीन भी कर लेते हैं। लेकिन कोई भी देश बोलने वाला नहीं होता है, कोई भी यूरोपीय राष्ट्र बोलने वाला नहीं होता है कि तुम ऐसा मत करो। कोई भी राष्ट्र किसी राष्ट्र के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, बशर्ते कि उसका व्यक्तिगत स्वार्थ प्रभावित न हो। इस तरह से देखते हैं कि वेस्टफालिया की संधि के पश्चात विभिन्न प्रकार के देश उपनिवेश बनने लगते हैं, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आती है और इसी तरह से 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, पुर्तगाली कंपनी आती है। 1498 में पुर्तगाली कंपनी आ गई थी। तो सभी राज्यों को, तो इस वेस्टफालिया की संधि के द्वारा सभी राज्यों को स्वतंत्र व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। वह विभिन्न देशों में जाकर विभिन्न देशों को गुलाम बनाते थे, वहां पर शोषण करते थे और वहां का सारा माल अपने देश में ले जाते थे। तो इस तरह से साम्राज्यवाद का विस्तार होने लगता है, उपनिवेशवाद का विस्तार होने लगता है। तो सारे राष्ट्र एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। शक्ति संतुलन, इसमें शक्ति संतुलन का भी ध्यान रखा जाता है कि राज्यों के बीच शक्ति संतुलन के सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया, यानी कि जो यूरोपीय राज्य थे, व्यवस्था ऐसी रखी गई कि कोई राज्य बहुत अधिक शक्तिशाली न होने पाए, कोई राज्य बहुत कमजोर न होने पाए, सबके बीच शक्तियों का समान वितरण हो। कूटनीति, वह आपसी संघर्षों का समाधान, आपसी समस्याओं का समाधान कूटनीति के माध्यम से करना चाहते थे। यानी कि अब विभिन्न संधियां होने लगी, विभिन्न समझौते होने लगे, विभिन्न वैदेशिक समझौते होने लगे और समझौतों का पालन किया जाने लगा। और यह सब विभिन्न राज्यों की जो कूटनीति होती थी, उस कूटनीति के अंतर्गत ही यह अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का या विदेश नीति का संचालन करने लगे। तो कूटनीति का महत्व बढ़ने लगता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून आता है और इस अंतर्राष्ट्रीय कानून का सभी लोग पालन करने लगते हैं। सबके ऊपर यह बाध्यता आरोपित की जाती है कि वह अपने विभिन्न प्रकार की समस्याओं का, विभिन्न प्रकार के संघर्षों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से ही करेंगे और सबके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कानून की बाध्यता थोप दी जाती है। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र थे। कोई भी देश किसी देश से किसी प्रकार का
संबंध निर्धारित कर सकता था, वह स्वतंत्र था, उसके ऊपर किसी प्रकार की बाध्यता नहीं थी और सभी देश अपनी इच्छा अनुसार संबंधों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र थे और ये सभी देश स्वयं के अनुसार अपने संबंधों को नियंत्रित करते थे। इसमें राजशाही की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। इस 1648 के पश्चात विभिन्न देशों में राजशाही की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है और शक्ति का जन्म होता है। सभी देश शक्तिशाली होने लगते हैं, उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया जाने लगता है, विभिन्न देशों को उपनिवेश बनाने लगते हैं। कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य के गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और विभिन्न राज्यों की समस्याओं के संघर्ष के समाधान के लिए, विभिन्न राज्यों की समस्याओं के निदान के लिए या संघर्षों के समाधान के लिए कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं था जहां सभी लोग सार्वजनिक रूप से उपस्थित होकर वाद विवाद कर सकें। जैसे हम देखते हैं कि भारत को ब्रिटेन ने उपनिवेश बना लिया, लेकिन कोई भी यूरोपीय देश या एशियाई देश इसका विरोध नहीं किया, ब्रिटेन का प्रतिकार नहीं किया, ब्रिटेन का विरोध नहीं किया कि भारत को उपनिवेश मत बनाओ, भारत को अपने अधीन न करो। और कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं था जहां पर भारत अपनी समस्या कह सकता था। परंतु आज यदि हम देखते हैं, यानी कि भारत ने पाकिस्तान को बंधक बना लिया या पाकिस्तान को अपने अधीन कर लिया, तो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है संयुक्त राष्ट्र संघ, वह पाकिस्तान की तरफ से लड़ेगा, पाकिस्तान की तरफ से वह कार्रवाई सुनिश्चित कर सकता है, वह पाकिस्तान को भारत के कब्जे से मुक्त कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस समय की व्यवस्था में, यानी कि 1748 के पश्चात कोई राजनीतिक मंच नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच नहीं था जहां पर विभिन्न देश अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच पीओके को लेकर विवाद है। पीओके पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको हम गुलाम कश्मीर कहते हैं। यदि भारत और जिसको हम गुलाम कश्मीर कहते हैं, तो भारत के पास इतनी सैन्य क्षमता है कि वह पीओके को कब्जा कर सकता है। लेकिन यह मुद्दा कहां है? संयुक्त राष्ट्र संघ में है। अब यदि भारत कब्जा करना चाहता है तो इसका परिणाम क्या होगा? सशस्त्र संघर्ष होगा, यानी कि दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि यह युद्ध विकराल रूप धारण कर ले। तो युद्धों को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई है और विभिन्न देश इन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से अपनी बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेस्टफेलिया की संधि के पश्चात धीरे धीरे राज्यों का अस्तित्व उभरने लगता है, संप्रभुता का धीरे धीरे राज्यों का अस्तित्व उभरने लगता है और इस वेस्टफेलिया की संधि के अंतर्गत इतनी विशेषताएं होती हैं। इन्हीं विशेषताओं को हम प्रथम विश्व व्यवस्था कहते हैं या वेस्टफेलियन व्यवस्था कहते हैं। अब आइए दूसरा देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था। जैसा कि जो वेस्टफेलियन व्यवस्था होती है, यह वेस्टफेलियन व्यवस्था जो होती है यह 1914 तक चलती रहती है। लेकिन 1914 में जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, वैसे ही वेस्टफेलिया व्यवस्था का अंत हो जाता है और नई व्यवस्था का उदय होता है। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू होता है और 1918 में समाप्त होता है। फिर 1919 में वर्साय की संधि होती है। इस संधि के तहत विभिन्न राज्यों के संघर्षों को समाप्त किया जाता है। 1920 में फिर राष्ट्र संघ का गठन होता है, यानी कि लीग ऑफ नेशन का गठन होता है और इस लीग ऑफ नेशन के माध्यम से विभिन्न राज्यों की जो आपसी संघर्ष होते हैं, जो आपसी समस्याएं होती हैं, सुलझाने का प्रयास किया जाता है। और 1920 के पश्चात हम देखते हैं कि दो महाशक्तियों का उदय होता है। एक सोवियत संघ रूस होता है, दूसरा अमेरिका होता है, यूएसए अमेरिका होता है और राष्ट्र संघ का जन्म होता है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जन्म होता है जिसके माध्यम से विभिन्न राज्यों की समस्याओं को सुलझाए जाने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए प्रयत्न किया जाता है, यानी कि विभिन्न संघर्षों का या विभिन्न विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो विश्व व्यवस्था आती है, यानी कि द्वितीय विश्व व्यवस्था आती है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं।
पहली विशेषता है राष्ट्रसंघ का अस्तित्व। राष्ट्रसंघ की जो स्थापना की जाती है 1920 में वुडरो विल्सन के नेतृत्व में की जाती है, वुडरो विल्सन के नेतृत्व में। और वुडरो विल्सन का यह स्वप्न होता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा हम एक संघ के माध्यम से करेंगे, एक संगठन के माध्यम से करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, किसी प्रकार के युद्ध नहीं होंगे। तो उनका यह स्वप्न था, वुडरो विल्सन का यह स्वप्न था कि इस पूरे विश्व वैश्विक समुदाय में शांति की स्थापना की जाए और विभिन्न राज्यों के बीच जो मतभेद हैं उनको एक सार्वजनिक मंच के माध्यम से सुलझाया जाए। लेकिन बाद में जो अमेरिका होता है वो शिथिल हो जाता है। अमेरिका बाद में शिथिल हो जाता है और विभिन्न राज्य जो होते हैं, जो राष्ट्रसंघ के सदस्य होते हैं, विभिन्न राज्य आपस में मनमानी करने लगते हैं। जैसे कि 1931 में जापान ने मंचूरिया पे आक्रमण कर दिया। यह जो मंचूरिया है यह चीन का एक प्रांत है। और फिर हम देखते हैं कि 1935 में इटली ने अबिसीनिया पर आक्रमण कर दिया। अबिसीनिया पे आक्रमण कर दिया। लेकिन ये जो राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी, यह राष्ट्रसंघ असफल साबित हो जाती है। इन सब मामलों पर राष्ट्रसंघ इन सब मामलों पर असफल साबित हो जाती है। और फिर राष्ट्रसंघ की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। राष्ट्रसंघ की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। इस काल में यानी कि द्वितीय विश्व व्यवस्था के अंतर्गत इस काल में, यह काल कौन सा है? 1920 से लेकर 1939 तक। 1920 से लेकर 1939 तक, या इसको हम 1919 कह सकते हैं। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तो यह जो द्वितीय विश्व व्यवस्था होती है या प्रथम विश्व युद्धोत्तर व्यवस्था होती है, यह 1939 तक चलती रहती है। और 1919 से 1939 तक देख सकते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों में अधिनायकवादी ताकतों का उदय होता है और अधिनायकवाद की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। और इस अधिनायकवादी ताकतों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती दी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय संघ को चुनौती दी जाती है, यानी कि लीग ऑफ नेशन को भी चुनौती दी जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जर्मनी में 1933 में हिटलर जैसे शासकों का उदय होता है। वैसे ही इटली में 1922 में मुसोलिनी जैसे अधिनायकवादी या तानाशाही ताकतों का उदय होता है। तानाशाही सरकार की स्थापना होती है इन विभिन्न राज्यों में। इसी तरह से विभिन्न राज्यों में तानाशाही प्रवृत्ति का जन्म होता है, तानाशाही शासकों की स्थापना होती है। तो इस काल में, इस द्वितीय विश्व व्यवस्था के काल में हम देखते हैं कि अधिनायकवाद का उदय होता है, परंतु इसमें आर्थिक राष्ट्रवाद चरम पर होता है। जो आर्थिक राष्ट्रवाद होता है वह चरम पर होता है। इस काल में कई देशों का आर्थिक विकास होता है और इस काल में कई देशों ने संरक्षणवादी नीतियां अपनाई और दूसरे देशों के मुद्रा का अवमूल्यन करना शुरू कर दिया। यानी कि जो राज्य होते हैं वो अपने को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, अपने मुद्रा को ऊंचा बनाना चाहते थे। इसके लिए दूसरे राज्य के मुद्रा का अवमूल्यन करना शुरू किया, जिसके कारण 1929 में आर्थिक मंदी का दौर आता है। 1929 में आर्थिक मंदी का दौर आता है, यानी कि 1929 की जो आर्थिक मंदी थी वह पूरे विश्व को उसने प्रभावित कर दिया था। इसमें मुद्रा का अवमूल्यन करण हो जाता है और इस तरह से इस आर्थिक मंदी से विभिन्न देश प्रभावित होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं निरस्त्रीकरण। जैसे कि जो प्रथम विश्व युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाने लगता है, यानी कि विभिन्न राज्य अपनी अपनी सैन्य क्षमता में वृद्धि करने लगते हैं। इसके लिए विभिन्न हथियारों की खोज की जाती है, विभिन्न प्रकार के हथियार बनने लगते हैं। लेकिन राष्ट्रसंघ ने हथियारों को समाप्त करने पर बल दिया, राष्ट्रसंघ ने निरस्त्रीकरण पर बल दिया और कई देशों के द्वारा यह मांग उठाई गई कि विभिन्न देशों में सैन्य क्षमता में कटौती किया जाए, हथियारों में कटौती किया जाए, क्योंकि यदि किसी देश के पास सैन्य क्षमता अधिक हो जाएगी, हथियार अधिक हो जाएगा, उसकी इस व्यवस्था से कुछ देशों को संकट उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि कहने का आशय यह है कि कोई राष्ट्र बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है तो वह कमजोर राष्ट्र को दबाने लगता है। तो उस समय यह मांग उठी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1919 के पश्चात कि जो शस्त्र हैं, जो सेना है, जो सैन्य क्षमता है, उनमें कटौती किया जाए।
लेकिन राष्ट्रसंघ इसमें निष्फल हो जाता है। लेकिन राष्ट्रसंघ इसमें निष्फल हो जाता है और यह प्रयास सार्थक नहीं होता है, निरस्त्रीकरण का प्रयास सार्थक नहीं होता है, क्योंकि हर देश अपनी शक्ति में वृद्धि करना चाहता था। वह दूसरे देश से कहता था कि अपनी सैन्य क्षमता में कमी करे, लेकिन स्वयं की सैन्य क्षमता में वृद्धि करता रहता था। इस काल में हम उपनिवेशवाद को चरम पर देख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उपनिवेशवाद को चरम पर देख सकते हैं, यानी कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद इस काल में चरम पर पहुंच जाता है। एशिया के देश, लैटिन अमेरिका के देश, अफ्रीका के कई देश यूरोपीय देशों के गुलाम हो जाते हैं और वह उपनिवेशवाद के शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो व्यवस्था आती है, उस व्यवस्था में अधिनायकवादी ताकतों का जन्म होता है, आर्थिक राष्ट्रवाद को प्रश्रय दिया जाता है और उपनिवेशवाद को प्रश्रय दिया जाता है, साम्राज्यवाद का विस्तार होने लगता है। 1920 के पश्चात साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का बहुत तेजी से प्रसार होता है और विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग और विश्वास की कमी हो जाती है, जिससे कई देश प्रभावित होते हैं, यानी कि एक प्रकार से अविश्वास का वातावरण बन जाता है और विभिन्न ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म होता है। तो यह वेस्टफेलियन व्यवस्था होती है और यह प्रथम विश्व युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था होती है। इसकी ये विशेषताएं होती हैं। अब आइए देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था, यह द्वितीय विश्व युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था क्या है। जैसा कि 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता रहता है और 1945 में फिर यह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होता है वैसे ही नई व्यवस्थाएं आ जाती हैं, विश्व में नई व्यवस्था आ जाती हैं। वह नई व्यवस्था कौन सी होती है, जैसे द्विध्रुवी व्यवस्था, बाइपोलर सिस्टम। यह बाइपोलर सिस्टम क्या होता है, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो दो देश होते हैं वो महाशक्तिशाली हो जाते हैं। वह दो देश कौन से होते हैं, पहला देश होता है रूस, रसिया, और दूसरा होता है अमेरिका। यही दो नेता होते हैं पूरे विश्व के। कुछ देश रसिया के साथ होते हैं, कुछ अमेरिका के साथ होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं बाइपोलर सिस्टम, द्विध्रुवी व्यवस्था, यानी कि पूरा विश्व दो भागों में बट जाता है, दो ध्रुवों में बट जाता है। एक होता है पूंजीवादी गुट, दूसरा होता है साम्यवादी गुट। जो साम्यवादी गुट होता है वह रसिया का समर्थन करता है, जो पूंजीवादी गुट होता है वह अमेरिका का समर्थन करता है। तो जो विश्व होता है वह दो ध्रुवों में बट जाता है और दो ध्रुवों में जब बट जाता है तो पूरा वैश्विक समुदाय दो गुटों में बनने लगते हैं, दो गुटों में बटने लगते हैं। पूरा वैश्विक समुदाय दो गुटों में बटने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि शीत युद्ध प्रारंभ होता है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। 1947 से ट्रूमैन भाषण से हम शीत युद्ध की शुरुआत मानते हैं। यह शीत युद्ध क्या होता है, अब हथियारों से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं होता है, परमाणु बम से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं होता है, बल्कि वैचारिक संघर्ष होता है। यह दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं और अधिक से अधिक अपने आप प्रचार प्रसार करने लगते हैं। जैसे रूस होता है तो वह साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करता है और विभिन्न देशों को अपने गुट में शामिल करता है। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करता है और विभिन्न देशों को अपने गुट में शामिल करना चाहता है। जो देश कमजोर होते हैं उसको आर्थिक सहायता देता है, आर्थिक प्रलोभन देता है और आर्थिक प्रलोभन देके उन देश को अपने खेमे में मिलाना चाहता है। तो 1947 के पश्चात, यानी कि 1947 के पश्चात शीत युद्ध का दौर चलता रहता है और यह शीत युद्ध का दौर 1990 तक चलता रहता है, यानी कि जब तक कि रूस का विघटन नहीं हो जाता है। जब रूस का विघटन 1991 में हो जाता है तब जाकर शीत युद्ध समाप्त होता है। उपनिवेशीकरण, इस काल की या द्वितीय विश्व युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था की सबसे अच्छी विशेषता हम देखते हैं कि उपनिवेशीकरण होता है, डीकोलोनाइजेशन होता है। डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या है, डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या है, जो देश उपनिवेश थे, जो देश ब्रिटेन के उपनिवेश थे, पुर्तगाल के उपनिवेश थे, स्पेन के थे और हालैंड के उपनिवेश थे, विभिन्न यूरोपीय देशों के जो देश उपनिवेश होते हैं वह 1946 के पश्चात धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगते हैं और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उनका अस्तित्व आ जाता है। वह राष्ट्र संप्रभु हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा भारत खुद एक उपनिवेश होता है ब्रिटेन का,
और 1947 में यह स्वतंत्र हो जाता है। और 1947 में जब स्वतंत्र हो जाता है तो 1950 में जब भारत का संविधान लागू हो जाता है तो यह संप्रभु राष्ट्र बन जाता है। इस तरह से विभिन्न देश होते हैं जो धीरे धीरे 1946 के पश्चात स्वतंत्र होने लगते हैं और स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व होने लगता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से ऐसे राष्ट्र होते हैं जो कि स्वतंत्र हो जाते हैं और उनका स्वतंत्र अस्तित्व हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का अस्तित्व होता है। जैसे कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, यूएनओ की स्थापना होती है 1945 में। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विभिन्न प्रकार के संघर्षों को कम किया जाता है, विभिन्न तनावों को कम किया जाता है। इन तनावों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसी संस्थाओं के माध्यम से दूर किए जाने का प्रयास किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म होता है और इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन होता है, विश्व बैंक का गठन होता है। और ये जो विभिन्न संगठन होते हैं, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, यह विभिन्न देशों की समस्याएं वार्ता के द्वारा सुलझाने का प्रयास करते हैं। यह किसी प्रकार का संघर्ष नहीं चाहते हैं, किसी प्रकार का युद्ध नहीं चाहते हैं। परमाणु अपसार संधि, चूंकि 1945 में परमाणु बम का आविष्कार हो चुका था और इसका प्रयोग भी कर दिया गया था। इसका प्रयोग भी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर कर दिया गया था, जिसका भयानक रूप से दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस परमाणु खतरे को कम करने के लिए विभिन्न देशों के द्वारा परमाणु अपसार संधि की जाती है और इसके परमाणु अपसार संधि में सबसे ज्यादा सहयोग यूएनओ करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विभिन्न देशों के द्वारा परमाणु अपसार संधि की जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि 1963 में पीटीबीटी की जाती है। 1963 में पीटीबीटी की जाती है। 1968 में एनपीटी की जाती है। 1968 में एनपीटी की जाती है। 1968 में एनपीटी की जाती है और 1959 में अंटार्कटिक संधि की जाती है। तो ये विभिन्न 3 संधियां होती हैं परमाणु अपसार के संबंध में 1990 के पूर्व। और सभी राष्ट्र सहमत होते हैं। कुछ राष्ट्रों ने इस परमाणु अपसार संधि को अस्वीकार कर दिया था। फिर हम विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय संघर्ष को भी देख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय संघर्ष होते हैं कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए विभिन्न राज्य संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि हम कोरियाई युद्ध देख सकते हैं। यह कोरियाई युद्ध 1950 से लेकर 53 तक चलता है। फिर वियतनाम का युद्ध देख सकते हैं। 1955 में वियतनाम का युद्ध प्रारंभ होता है। अरब इजराइल संघर्ष होता है जो 1973 में शुरू होता है और 1973 में अरब इजराइल संघर्ष को देख सकते हैं। और अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच छद्म युद्ध देख सकते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच छद्म युद्ध देख सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय संघर्षों का जन्म होता है, लेकिन उस समय पर क्षेत्रीय संघर्षों का निपटारा भी किया जाता है। आर्थिक विकास, इस काल के अंतर्गत, इस तृतीय विश्व काल के अंतर्गत हम आर्थिक विकास को देख सकते हैं। आर्थिक विकास को देख सकते हैं कि विभिन्न देशों के द्वारा अपने देश का आर्थिक विकास किया गया है। अमेरिका और यूरोप में तीव्र गति से विकास होता है और यह जो औद्योगिकरण होता है, यह औद्योगिकरण पूरे विश्व में फैल जाता है। सभी देशों का औद्योगिकरण होने लगता है, विकास होने लगता है। तो सभी देश आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो विश्व व्यवस्था आती है, इस विश्व व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं, विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसको हम कहते हैं द्वितीय विश्व व्यवस्था। तृतीय विश्व व्यवस्था, यह तीसरा है, तृतीय विश्व व्यवस्था। तो इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो विश्व व्यवस्था होती है वह 2 ध्रुवों में बढ़ जाती है, बाइपोलर हो जाती है। एक तरफ होता है, एक गुट का समर्थक होता है अमेरिका, दूसरे गुट का समर्थक होता है सोवियत संघ रूस। अमेरिका ने विभिन्न देशों को मिलाकर नाटो का गठन किया। 1949 में नाटो का गठन करता है। वहीं फिर रूस क्या करता है, 1955 में वो वार्सा पैक्ट का गठन कर देता है। यानी कि वह भी कहता है कि हम किसी से कम नहीं है। यदि उसने विभिन्न राष्ट्रों को मिलाकर, विभिन्न राज्यों को मिलाकर सैन्य संगठन का निर्माण किया, तो मैं भी सैन्य संगठन का निर्माण करूंगा, विभिन्न राज्यों को
मिलाकर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिका और रूस के बीच जो वर्चस्व होता है, वर्चस्व की लड़ाई होती है, वर्चस्व की जो लड़ाई होती है वो बढ़ती चली जाती है, वो शीत युद्ध में कन्वर्ट हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यह पूरा विश्व बाइपोलर हो जाता है। यानी कि कुछ कंट्री अमेरिका के साथ होते हैं, कुछ कंट्री रूस के साथ होते हैं। तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई विश्व व्यवस्था होती है, यह तीसरी विश्व व्यवस्था होती है। अब हम चौथी विश्व व्यवस्था को देखते हैं, जिसको हम नई विश्व व्यवस्था कहते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1991 के पश्चात। 1991 के पश्चात इस पूरे विश्व में नई व्यवस्था आती है, जिसको हम कहते हैं नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस नई विश्व व्यवस्था को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। यह मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, यह केवल बीए की परीक्षाओं के लिए ही नहीं, वरन एमए की परीक्षाओं के लिए, नेट, पीजीटी, टीजीटी, डिग्री कॉलेज इत्यादि विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई विश्व व्यवस्था। इस वीडियो में मैंने नई विश्व व्यवस्था का कॉन्सेप्ट बताया और विभिन्न विश्व व्यवस्थाओं से परिचित कराया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।